Namaskar, Salam. My name is Rohit and you're watching Star Square Studios. Hope you guys are doing well. पिछले एक साल से सबकी ज़बान पर एक ही नाम है, लोग डरे हुए हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। कितने सारे वीडियोस देखे, कितने सारे आर्टिकल्स, कोरोना के बचाव के लिए ये करना चाहिए, कोरोना के बचाव के लिए वो करना चाहिए। नई बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं जिनको सरकारों ने महामारी घोषित कर दिया है, जैसे कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम आपके लिए लेके आए हैं डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी के साथ हमारी बातचीत। डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी एक क्लासिक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है और एक बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट के साथ इन्होंने पिछले कुछ महीनों में काम किया है और लोगों की मदद की है और कोरोना को ठीक किया है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस एकदम बढ़िया। कैसे आप? बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये हैं डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी, क्लासिक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और पिछले कुछ एक साल में जहाँ पे हम लोग तमाम सारी बीमारियों से गुजर रहे थे और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और काफ़ी हेल्प की है लोगों की। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताएं, क्या चल रहा है आजकल? हाल तो नॉर्मल ही है। जैसा कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि पेशेंट्स भी बराबर बने हुए हैं। अभी इस समय प्रेजेंट फेज में तो पेशेंट भी कम होने शुरू हो गए हैं। तो इट मींस कि सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। मैं तो इसको नॉर्मल ही कहूँगा। तो डॉक्टर साहब वैसे अभी तो काफी कुछ कम आ गया है, लेवल कम आ गया है और इन्फेक्शन लेवल जो था वो काफी कम आ गया है। जहाँ पे 2% 3% था वो 0.9 0.8% आ गया है। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो कोविड-19 वायरस है ये दूसरे वायरसेस से डिफरेंट क्यों है? क्या है इसमें ऐसा? देखिए, विशेष कुछ बदलाव नहीं है। बस एक छोटा सा बदलाव ये है कि जो बाकी वायरसेस है उनसे पहले हमारा एक्सपोजर हो चुका है और ये जो कोविड-19 जो वैरायटी है कोरोना वायरस की, ये पहला एक्सपोजर है। इससे पहले ये जानवरों में देखा गया और जानवरों ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई जानवर वाला वायरस कभी इंसानों में जो है आया हो और जो है उसने इफेक्ट किया हो इतना ज्यादा इंसानों को। तो ये जो है यदा कदा होने वाली कंप्लेंट्स है और ये पहली बार एक्सपोजर हुआ है ह्यूमन बींग्स का। इस वजह से ये इतना खतरनाक माना जाता है। इससे पहले कोई ऐसा वायरस आया था जो एनिमल्स से और ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हुआ होगा? रेबीज एक बहुत ही अच्छा वायरस है। हाँ, रेबीज, बट ये बहुत पुराना एक्सपोजर। बट रेबीज तो केवल कुत्ते के काटने से होता था या फिर वैसे भी इन्फेक्ट हो जाता था? एक्चुअली ये ब्लड ट्रांसमिशन होना चाहिए इसका। Okay. रेबीज का ब्लड ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो उससे वही एक मात्र तरीका हो। तो अगर किसी अगर डॉग कुत्ते ने को आपको काट लिया, उसका स्लाइवा आपसे टच हो गया या आपके ब्लड से टच हो गया या आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से जो है वो चला गया स्लाइवा के थ्रू उसका वायरस, तो रेबीज इस तरीके से परेशान। तो अगर किसी कुत्ते को किसी मच्छर ने काटा और वही मच्छर आके किसी ह्यूमन बीइंग को काट ले तो क्या वो फैल सकता था? ऐसा ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उससे जो है वो निकल नहीं पाएगा, उसको वो पास नहीं कर पाएगा। जो जिस तरीके से वो मच्छर जो है खून चूसता है उस वे में वो उसको ले नहीं पाएगा। और ये सेफ सिमिलर मेरे हिसाब से कोविड-19 में भी ऐसे ही है कि मतलब ये इस तरह से नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो सब देखने में ये आया है कि ज्यादातर जो लोग हैं जो अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, लोगों मतलब कितने लव्ड वंस थे, लोगों के जान पहचान के लोग थे, लोगों की फैमिली के लोग थे जो कि कोविड-19 में अपनी जान गंवा गए। जानना ये चाह रहा हूँ कि जान क्यों जा रही है? ऐसा क्या कर रहा है वायरस हमारी बॉडी में कि जान चली जाती है? देखिए, इसको समझने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि वायरसेस एक्चुअली होते क्या हैं और करते क्या हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से सभी लोगों ने वायरसेस के विषय में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जांच पड़ताल कर ली है और उनको जरूरत से ज्यादा जानकारी हो गई। लेकिन जो छोटी छोटी सी जानकारियां होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये हमको पहले समझ लेना चाहिए। वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि जिंदा नहीं है। ना वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है। इट मीन्स कि वो अपने खुद की सोचने की क्षमता नहीं रखता। वो केवल और केवल कुदरत पर निर्भर है अपने आप को मल्टीप्लाई करने। जिंदा रहने के लिए वो केवल और केवल जो नेचर्स लॉ है उस पर डिपेंड करता है।
नेचर्स लॉ ये बोलता है कि जो भी फिटेस्ट होगा प्रेजेंट सिनेरियो में वही सरवाइव करेगा, अन्यथा वो सरवाइव नहीं करेगा। तो उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, वायरसेस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि वो प्रेजेंट सिनेरियो में सरवाइव कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो खुद को डेड फील कराने लगता है, मतलब कि कोई वायरस मरता नहीं है, जो है, वो रहेगा, उसको फिर हम मार नहीं सकते। तो फिर ये म्यूटेट मतलब 1 से 2, 2 से 4 कैसे होते हैं? ये उनका जो है ऑफ स्प्रिंग जो पैदा करते हैं, ये एक तरीका होता है, ये नेचर का तरीका है। हमेशा नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने से बेहतर व्यक्ति को पैदा करता है या बेहतर ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, ठीक है, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और मेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का पैदा होने का मेन मकसद यही होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके एक बेहतर ऑर्गेनिज्म को, जो कि अपने आप को ज्यादा बेहतर साबित कर सके एज अ सर्वाइवर, ठीक है। तो केवल सरवाइव करने के लिए ही हम पैदा होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। जो भी वायरसेस में म्यूटेशन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको सरवाइव करना है, प्रेजेंट सिनेरियो में उसको सरवाइव करना है, इसलिए उसमें म्यूटेशन पैदा होता है। कोई भी वायरस इसीलिए या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए म्यूटेट होता है। जैसे कि पहले के जमाने में बताया जाता है कि हम लोग 70-70 फीट के हुआ करते थे, या ऐसा भी नहीं छोड़ते हैं, हम ये मान लेते हैं कि पहले हम बंदर हुआ करते थे। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि हम पहले बंदर हुआ करते थे तो हम म्यूटेट हुए। ये क्यों हुआ? जिससे कि हम जो उस समय का प्रेजेंट सिनेरियो था उसके अनुसार ढल सके या हम उसको सरवाइव कर सके। अगर हम बंदर ही बने रहते तो आज जो है वो नहीं रहते। ये म्यूटेशन है, और ह्यूमंस में ये म्यूटेशन एक लंबे पीरियड में आता है, एक जनरेशन लगती है, ये म्यूटेशन होने में एक जनरेशन लगती है। लेकिन वायरसेस में ऐसा नहीं होता, उनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और वो जो है बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। जो भी उनका पैदा करने का तरीका होता है, जरूरी नहीं कि सभी एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हो, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो वो जिस भी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं उस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करके अपने से बेहतर जीन को जो है पैदा करते हैं। तो ये तरीका होता है म्यूटेशन। अब ये समझ लेते हैं, कुछ लोग साउथ एशिया में रहने के लिए म्यूटेट हुए हैं, कुछ लोग यूरोप में रहने के लिए म्यूटेट हुए हैं, और कुछ लोग अन्य किसी क्लाइमेट में रहने के लिए म्यूटेट हुए हैं। हम भारत के अंदर ही अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से म्यूटेट हुए हैं। हम राजस्थान जाते हैं तो हम अलग तरीके से म्यूटेट हुए हैं, हम जो है बंगाल चले जाते हैं तो अलग तरीके से म्यूटेट। तो जब हम ह्यूमंस ही एक सीमित दायरे में ही अलग अलग तरीके से म्यूटेट हुए, इसी तरीके से वायरसेस भी अलग अलग जगह जाकर वैसे माहौल के हिसाब से म्यूटेट भी हो जाते हैं। So that means climate conditions डिपेंड करती हैं वायरस को म्यूटेशन में। बिल्कुल। और जितना ज्यादा आप देखिए, जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस पैदा करते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म बनता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस नेचर पैदा करेगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म होता चला जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस बाय थ्रू नेचर हो सकता है या किसी भी आर्टिफिशियल मैनर में जो है ये रेजिस्टेंस पैदा किया जा सकता है। नेचर कैसे रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है? कुछ ऐसा माहौल बना के, मान लीजिए ठंड में रहने वाला वायरस है और अचानक से गर्म टेम्परेचर हो जाए, क्लाइमेट बदल जाए, तो ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। ये उसको लिमिट नहीं कर रहा है, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। यहाँ पे वो खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन वो तैयार होने वाला है इस चीज के लिए। अब वो कुछ दिन शांत बैठा रहेगा जिससे कि वो इस चीज के लिए ढल सके, और जैसे ही वो ढल जाएगा नेक्स्ट टाइम वो इसके लिए भी तैयार। राइट राइट। डॉक्टर साहब, आपके पिछले 1-1.5 साल में आपके पास जो पेशेंट्स आए हैं या जिनको आपने ट्रीट किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? किस तरह के पेशेंट्स आए, क्या क्या उनकी क्या क्या सिम्टम्स थे, या किस तरह के इलाज में क्या किया आपने? देखिए, पिछले एक साल से बोलूंगा, और अगर विशेष तौर पर अगर मैं बोलूं कि पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से, पिछले 2 महीने से 3 महीने से मैं बोलूंगा आपको कि सिमिलर केसेस देखने को मिले, कुछ और नहीं देखने, सिमिलर केसेस, और ज्यादातर वो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बताए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चिन्हित करना चाहूंगा नोसिबो इफेक्ट। ठीक है, एक इफेक्ट होता है नोसिबो, 2 इफेक्ट्स होते हैं, प्लासिबो, नोसिबो।
पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड नहीं था, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे नोसिबो इफेक्ट ज्यादा था। नोसिबो इफेक्ट और प्लेसिबो इफेक्ट में आपको बता दूं, प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि किसी भी अच्छी चीज को देखकर आपको अच्छा फील होने लगता है, इट इज प्लेसिबो इफेक्ट। आपको बता दिया जाए कि कोई ये दवा इस बीमारी को सही करने के लिए है, तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाती है, भले फिर आप वो मिट्टी खा रहे हो, आपको मिट्टी दे दी जाए, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। नोसिबो इफेक्ट इज नेगेटिव टर्म। नोसिबो इफेक्ट में होता क्या है कि अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इस तरीके की बीमारी चल रही, तो आप वैसी बीमारी आने लगे। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि मैं इन्फेक्टेड हूं और मेरा टच आपको हो जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि ये इन्फेक्शन छूने से फैलता है, तो आपके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। हम बिल्कुल ले लैंग्वेज में इस चीज को बात करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मैं मेडिकल टर्म इसका इस्तेमाल करूंगा उतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट होता चला जाए। तो बिल्कुल सिंपल है कि मेरे अंदर जो निगेटिविटी है वो मेरे अंदर डिसीज पैदा कर रही है। ये कोई फिजिकल कॉज नहीं है, ये एक्चुअली मेंटल कॉज है। यहाँ पर मैंने ज्यादातर जितना अभी यहाँ पे हमको देखने को मिला है कि मैक्सिमम ऑफ टाइम एंजाइटी पेशेंट बहुत थे, जिनके अंदर क्रिएटेड डिसीजेस थी, जो कि जिनको कुछ नहीं था लेकिन वो एंजाइटी में थे, इस वजह से उनको सांस नहीं आ पाने की प्रॉब्लम हो रही थी, घबराहट की प्रॉब्लम हो रही थी, और इसी के साथ में दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे थे। तो मैक्सिमम केसेस मैं आपको बोलूंगा कि यही थे। ओरिजिनल केसेस जो बोलते हैं कोविड के जो केसेस होते हैं, जिनमें वाकई में उनको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, वो पेशेंट बहुत कम थे। आई गेस मैं आपको बोलूंगा कि 20-30% ही ओरिजिनल केसेस रहे होंगे, बाकी 70-80% केसेस जो थे वो एंजाइटी पेशेंट्स। जो एंजाइटी वाले पेशेंट्स आते हैं तो उनको भी तो मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि शायद एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है जिससे कि उनको जो एंजाइटी वगैरह आ रही है, बट फिर भी उनका इन्फेक्शन, तो जैसे उनके खांसी आ रही है या बुखार हो रहा है, तो वो सब क्यों होता है? सिर्फ एंजाइटी की वजह से? नहीं, एंजाइटी की वजह से नहीं। एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी वायरसेस हुए नहीं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कभी किसी को जुकाम हुआ नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है कि कभी जुकाम हुआ और उनको सांस लेने में तकलीफ हुई नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी उनको जुकाम हुआ, सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई, सरदर्द नहीं हुआ, बदन दर्द नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं। हमेशा ऐसा होता था कि जब जुकाम होता था तो यही सारे सिम्टम्स आते। लेकिन इस बार एंजाइटी इतनी थी कि आप उस कोल्ड को या फिर कोई भी राइनो वायरस के इन्फेक्शन को आप कोरोना वायरस से जो है समझ रहे थे, उसको वही समझ रहे थे। मतलब ये ऐसा था कि रस्सी को आप सांप समझ रहे थे, मैं इस तरीके से बोलूंगा कि रस्सी इस बार सांप दिख रही थी, और यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से एंजाइटी ज्यादा हो रही थी। देखिए, मैं आपको बोलूं, ज्यादातर हुआ ये है कि मेडिसिन का अब्यूज, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है उनका अब्यूज इतना ज्यादा हुआ है कि 80-90% जो ह्यूमन है वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से डील करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक। सभी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, बच्चा पैदा होता है वहां से उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। आप समझ रहे हैं, जब जब एक बच्चा पैदा हुआ है तभी से उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई है, बिकॉज उसका जो है बेस जो गर्भ के अंदर बन जाना चाहिए था, जो गर्भ के अंदर बेस बनता है, एक्चुअली वही खराब है। तो जहां बच्चा बनना स्टार्ट होता है, एक्चुअली वहीं से उसका बेस खराब हो रहा है, और वहीं से वो जो है कुछ ना कुछ डिसीजेस लेकर आ रहा है बाय जेनेटिक्स, या फिर मैं बोलूंगा कि मैन मेड डिसीजेस वो बचपन से लेकर, मतलब पैदा होने से लेकर आ रहा है, और फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक्स का अब्यूज होना, स्टेरॉइड्स का अब्यूज होना, ये धीरे 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 उसकी इम्यून सिस्टम को और वीक करता चला। और चूंकि देखिए बहुत सारी परतें खुलेंगी अगर मैं इन विषयों पे बात करते हैं, अपन इन विषयों पे बात करते हैं, तो इतनी सारी बातें खुलती हैं जिन पर कि हमको विश्वास करना जो है पॉसिबल नहीं रहता। फिर ऐसा लगता है कि ये हम किन्हीं कहानियों को गढ़ रहे हैं, इस तरीके का फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो इस विषय को मैं जरूर बोलूंगा कि फिर हमको इस तरीके से समझाया गया है, कुछ चिन्हित लोगों ने, किन्हीं विशेष माफियाज ने, कुछ इस तरीके से हमको बताया गया है। देखिए, माफियाज बोल रहा हूं तो थोड़ा सा गलत टर्म है, लेकिन इस लॉबी को यही कहा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि उन माफियाज ने इस तरीके से हमको समझाया हुआ है कि बिना मतलब आप बीमार हैं और आप बिना मेडिसिन के कभी सही नहीं हो सकते।
आप ये हम लोगों को हमेशा से बताया गया है, ये हमको जताया गया है और हमारे दिमाग में भर दिया गया है। हर पेशेंट ये मानता है, जैसे ही उसको कुछ तकलीफ होती है उसको पता है कि मुझे मेडिसिन ही लेनी है, अन्यथा मैं ठीक नहीं हो सकता। हर पेशेंट ये जानता है कि अगर मैं थोड़ी देर भी और तकलीफ में रहा तो मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाने वाली है। अगर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में रहा और मैंने मेडिसिन नहीं ली तो मैं मर भी सकता हूँ। ये हम लोगों को डाल दिया गया है और ये कोविड-19 में बहुत ही मेजर तरीके से हुआ है। ये कोविड-19 का जो फेज था, इस समय में हर व्यक्ति, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड बहुत कम हो गए थे। क्यों कम हो गए थे? मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ कि लोगों ने अपने लिए बेड प्री बुक कर लिए। ओके। उनको इतना ज्यादा आश्वस्त थे वो कि वो इन्फेक्टेड होंगे और उनको ऑक्सीजन की कमी होगी और उनकी लाइफ पे संकट आ जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से जो है अपने बेड बुक कर लिए थे। ये हुआ था, इस वजह से हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो गई। जो एक्चुअल पेशेंट थे उनको बेड नहीं मिल पा रहे थे और जो बीमार नहीं थे, केवल वो पैसा खर्च कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने बेड पहले से बुक कर लिया। तो हम लोगों के दिमाग में इस तरीके से कोविड फेज में ये भी डाला गया है कि आप बिना दवा के ठीक नहीं होने वाले हो, आपको दवा की आवश्यकता है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स ने अब्यूज किया है, मेडिसिन का अब्यूज हुआ है और बहुत ही मेजर तरीके से। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बड़ी दुख की बातें हैं ये। बड़े ही इन सब विषयों में बात करके बड़ा ही दुख होता है और बड़ा ही गुस्सा आता है अपने ही लोगों पर। अपने ही लोगों मतलब मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, जनरल लोग। मैं एक ले पीपल हूँ और एक ले पीपल की तरह बात कर रहा हूँ कि मुझे अपने ही लोगों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या हो गया है, लोग पागल हो गए हैं। और समझ रहे हैं, ये केवल एंजाइटी है। आप एंजाइटी की वजह से क्या क्या कर रहे थे? आप काढ़े पी रहे थे, आप गैर जरूरी मेडिसिन खा रहे थे, मल्टीविटामिन का अब्यूज कर रहे थे। मल्टीविटामिन का अब्यूज हुआ है। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आ रहे थे विटामिन सी की 7-7, 8-8 गोलियां खा के, और उनको साइंस क्या बता रहा था, जो उनका साइंस है, जो कि वो गूगल से प्राप्त कर रहे थे, वो साइंस उनको बता रहा था कि विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, और अगर वो एक्सेस हो जाएगा तो वो यूरिन में पास आउट हो जाएगा। ये पढ़ पढ़ के पेशेंट मेरे पास आ रहे थे। मतलब मेरे ही पास नहीं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस तरीके की बातों से परेशान थे। डॉक्टर्स परेशान थे कि भाई लोग कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हो भाई, जाना कहाँ है तुमको। डर का माहौल जो तो कहा ये जाए बड़ा तो डर। बहुत बहुत ज्यादा विशेष तौर पर व्यक्ति केवल डरा हुआ था। इसके अलावा मैं तो बोलूंगा कि कोविड-19 ने इतना परेशान नहीं किया इस दौरान। ये जो सेकंड जो है वेव जो आई थी, उसमें कोविड-19 ने इतना परेशान नहीं किया जितना मेडिसिन ने परेशान किया, जितना मीडिया ने परेशान किया, जितना लोगों के अंदर फियर एंड फ्राइट परेशान। लोग डरे हुए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंस 2012 से मैं एक चीज नोट कर रहा था कि जो पहले वायरल कंडीशंस को, कॉमन कोल्ड जो रहता है, साधारण सर्दी जुकाम जो रहता है, वो अमूमन 7 दिन में ठीक हो जाता था और उसका इतना ही फेस रहता था। लेकिन 2012 से मैं ये चीज नोट कर रहा था कि धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ रहा। 2012 से मैं ये एक चीज नोट कर रहा था कि अगर किसी को जुकाम हो रहा है तो वो कम से कम 12-15 दिन ले रहा है। अभी लास्ट 2020 आते आते तक वो 20 से 25 दिन हो गया। किसी व्यक्ति को अगर साधारण जुकाम भी हो रहा है तो वो 20 से 25 दिन रह रहा है। ये साधारण नहीं, ये कोई कॉमन चीज नहीं थी। और ये एक सिग्नल था कि कुछ ना कुछ विशेष चल रहा। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि कोविड-19 अचानक से आ गया, मे भी आ सकता है, लेकिन भाई सिम्टम्स तो पहले से आ रहे थे, सिम्टम्स तो पहले से ही चल रहा था। ठीक, और इतनी कैजुअलिटीज हमको ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिली है जो कि प्रीवियसली या तो इन्फेक्टेड थे किन्हीं तरीके से, जिनको कोई सीरियस ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स थे, उन्हीं में हमको कैजुअलिटीज देखने को मिली है। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ दिन अभी हमारे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कोविड ड्यूटी की, वहां पर भी मैंने पेशेंट देखे और वहां पर भी मैंने ज्यादातर एंजाइटी पेशेंट देखे। वहां पर हमको आइसोलेशन में ज्यादातर एंजाइटी पेशेंट रख रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि उनको आश्वस्त कर सके कि 90% में भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लोग इसलिए एडमिट थे क्योंकि उनका SpO2 90% था, इतना डर था। कोई कोई केस क्या शेयर करना आप चाहेंगे आप हमारे साथ? जी जी, क्या सर? कोई कोई केस शेयर करना चाहेंगे आप, आपके बिल्कुल, ट्रीटमेंट के? मैं शेयर करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा पेशेंट का, लेकिन एक मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, हमारे पड़ोसी ही हैं, 2-4 घर आगे उनका घर है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, और उनको अचानक से वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और मुझे ही देखने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको, और मैंने उनको देखा। उन्होंने मुझे बोला कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हमने उनका SpO2 चेक किया, जो कि लगभग जो है 91-92 के आसपास चल रहा था, और हमने उनको जो है एक बेड उपलब्ध कराया, और उसमें जो है उनको ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ में उनको जो है हमने वहां पे एडमिट किया। नेक्स्ट डे, उस दिन सब कुछ ठीक था, सारी प्रॉब्लम एकदम बढ़िया थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उनको आश्वस्त किया कि आपके साथ में कोई परेशानी नहीं है, हम आपको 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रख लेते हैं, जो कि मैं आपको वैसे भी बोलूंगा कि हमको रखना नहीं चाहिए आपको, लेकिन हम रख लेते हैं क्योंकि आप परेशान हैं, आप केवल एंजाइटी में है, इसलिए हम आपको यहाँ पे रख लेते हैं, अन्यथा आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने वहां पे आश्वस्त किया। नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्यूटी नहीं थी वहां पर, तो मैं वहां पे गया नहीं, और अगले दिन जब मैं वहां पर पहुंचा, वो बेड खाली था, और मुझे मालूम पड़ा कि वो एक्सपायर हो गए विद इन 2 डेज, और उनका SpO2 91-92 आराम से चल रहा था। अब भी मैं आपको बताना चाहूंगा एक केस, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक कलीग हैं, लेडी हैं, वो एज होगा उनका 26 के आसपास, डॉक्टर हैं, एक जो है गांव में पदस्थ है वो, और उनका वो भी इन्फेक्ट हो गए। अब गांव में आप समझ सकते हैं कि कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं किसी भी डॉक्टर को, जबकि वो खुद इन्फेक्टेड हो, कितनी सुविधाएं उसके पास होंगी। तो लिमिटेड सुविधाओं में लेडी का SpO2 जो है लगभग 60 के आसपास पहुंच गया था, 60 के आसपास उनका SpO2 चल रहा था, ये बहुत ही कम माना जाएगा, और यहाँ पर सिंसियरली जो है यहाँ पर उनको किसी लाइफ सपोर्ट की जरूरत थी वहां, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं। लेडी ने खुद के दम पर वहां पर अपने आप को एडमिट किया, जो भी ट्रीटमेंट था वो स्वयं उन्होंने अपना जो है चलाया, और प्रेजेंट में अब वो ठीक हो चुकी हैं, और अपने पेशेंट को दोबारा देखना स्टार्ट कर दिया है। वो उस फेज से पूरा निकल चुकी हैं, रिकवर हो चुका है, सब हो चुका है, और वो अपने ड्यूटीज फिर उन्होंने जो है रिज्वाइन कर ली। तो मैं बताना चाहूंगा कि 91-92 में इतनी एंजाइटी थी, और एक जो समझदार व्यक्ति है जिसको पता है कि उसकी बॉडी के साथ में क्या हो रहा है और वो किस फेज में से गुजर रहा है, वो इस तरीके से डील कर रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके से डील कर रहे हैं, अपने आप को डील कर रहे हैं। एंजाइटी, यहाँ पे एंजाइटी की जरूरत नहीं है, और देखिए जरूरत से ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हुआ ये है कि हाँ, जो यहाँ पे मैं ये चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि काफी सारे वीडियोस देखे हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप ये करिए, आप ये करिए तो नहीं होगा कोरोना, आप ये करिए तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि सब लोग ये बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, बट क्या क्या नहीं करना है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है, दिन में 4-4 बार काढ़ा पी रहे हैं, तो इस तरह से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं करना है बट वो करे जा रहे हैं साथ साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये करना है कि इसके विषय में ज्यादा सोचना नहीं, सबसे पहले तो यही करना है, ठीक। और दूसरी चीज जो करनी है वो ये है कि इसके विषय में जानकारियां प्राप्त नहीं करनी। आपको डॉक्टर बनने की कतई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप डॉक्टर नहीं है, और ये आपका सौभाग्य है कि आप डॉक्टर नहीं। आप जो है वो करें, आप अपने घर पर ध्यान दें, आप अपनी ड्यूटीज पर ध्यान दें। आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, जानकारियां लाने की जरूरत नहीं है। जो जिनका काम है उनको करने दीजिए, वो कर रहे हैं, और सभी, मुझे लगता है कि सभी डॉक्टर्स बहुत ही ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। बेचारे अपनी जिंदगी दांव पे लगा के ये काम कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, उनको परेशान ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को आके बताया जाता है कि डॉक्टर आप हमको ये ट्रीटमेंट हम्म। दीजिए। ये भी हम फेस कर रहे हैं कि डॉक्टर आप ये ठीक कर पाएंगे क्या, क्या आपसे हो पाएगा, या मैं कहीं और जाऊं, और डॉक्टर साहब आप मुझे ऑक्सीजन लगाइए, या क्या क्या मुझे वेंटिलेटर पर जाने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर बनकर पेशेंट जब हमारे पास आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस समय
कि उसको आश्वस्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर आप जिस चीज के लिए वेंटिलेटर चाह रहे हैं वो केवल जो है नाक पहुंचने से भी साफ हो जाएगा। तो ये लोगों को पहले नाम भी पता नहीं था कि वेंटिलेटर क्या होता है, मतलब ये आज से 1-1.5 साल पहले। ये जो जानकारी है ना, जो ये जरूरत से ज्यादा जानकारी मिल रही है ना, ये सारी उसकी परेशानी है। बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो कि केवल हॉस्पिटल में रहने चाहिए थे, केवल हॉस्पिटल के लिए थे और केवल हॉस्पिटल्स में ही रहने चाहिए थे, वो लोगों के बीच में पहुंच गए। वेंटिलेटर जैसे शब्द लोगों के बीच में पहुंच गए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों के घरों में पहुंच गए। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घरों में आ चुके हैं। पल्स ऑक्सीमीटर लोगों ने अपने घर में रख लिए हैं। इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आम दिनों में इनका आप क्या यूज करने वाले? पल्स ऑक्सीमीटर से क्या पकोड़ों में आप ऑक्सीजन चेक करोगे? आप क्या करने वाले हो पल्स ऑक्सीमीटर से? आप ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या करने वाले हो? पेड़ों आप मतलब क्या करने वाले हो आप? क्या उससे ऑक्सीजन थेरेपी करने वाले हो? क्या करोगे आप इन चीजों का? क्या बेमतलब की चीजें लोगों ने खरीद के रखी हुई है। और केवल ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये मार्केट था, ये माफियाज थे जिन्होंने ये चीजें बेची, और इन चीजों को बेचने से उन्हीं का फायदा था और किसी का नहीं। ना किसी डॉक्टर का इसमें फायदा था, ना किसी हॉस्पिटल का इसमें फायदा था, किसी का फायदा नहीं था। विशेष तौर पर मरीज का तो था ही नहीं। तो जहां पे ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी केवल वहां पे ट्रीटमेंट लगना था, और जहां पर केवल आश्वस्त रहने की, आराम से करने की आवश्यकता थी, वहां पे आराम करना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा। आराम करने वाली जगह पर आप जो है हॉस्पिटल्स के अंदर थे, और जहां जिनको हॉस्पिटल्स में होना चाहिए था वो गाड़ियों में मर रहे हैं। क्योंकि जगह नहीं बची। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या करना चाहिए? जो लोग हैं, ठीक है, चाहे वो एंजाइटी के थ्रू हुआ हो उनको या कुछ भी हुआ हो, बट 8 से 10 दिन के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, उनको अपने आप ठीक लगने लगता है, तो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके मतलब सुनने में आता है कि बंदा ठीक होके घर पे आ गया है और फिर उसकी डेथ हो जाती है 2 दिन के बाद। तो क्या क्या हाँ, कॉम्प्लिकेशंस है? देखिए देखिए कॉम्प्लिकेशंस तो सबसे बड़ी हैं। जो प्रॉब्लम शुरू होती है मेडिकेशन से। सबसे पहले जब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उससे पहले वो सब कुछ कर चुका होता है। अपनी तरफ से उसने एंटीबायोटिक्स ली हुई होती हैं, स्टेरॉइड्स ले चुका होता है। वो जो गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई मेडिसिन थी जिनको होम क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको वो एडवांस में ले चुका होता है। जब हालत बहुत गंभीर हो जाती है, जब लंग्स बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं, तब एक्चुअल पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उनकी बॉडी लगभग, जो उस बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो सारी वो एग्जॉस्ट कर चुकी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पोस्ट कोविड फेज तक पहुंच चुका है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है कि वो ऐसा कर सका। उसकी बॉडी ने बहुत कुछ झेला है, तब जाके वो पोस्ट कोविड हो पाया है। अन्यथा कोविड के अंदर ही अंदर काम हो जाता है। लेकिन अगर वो पोस्ट कोविड तक पहुंच पाया है, इट मीन्स कि उसकी बॉडी इतना कुछ झेली है कि वो अब एग्जॉस्टेड है। ऐसी कंडीशन में उसको एक तो ड्रग फॉर्म डिसीजेस होती हैं, जो दवाइयां उसने खाई हुई हैं उनके द्वारा अब सेकेंडरी सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे, वो बीमारियां हैं। दूसरा, पेशेंट मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, डिप्रेस्ड होता है, ये भी एक डिसीज उस समय चल रही होती है। साथ ही साथ में सोसाइटी से एक प्रेशर होता है, वो भी उसको झेलना होता है। आइसोलेशन का उसको प्रेशर झेलना होता है। ये सारी भी बीमारियां हैं। मैं इनको भी पोस्ट कोविड में ही गिनता हूँ। अगर कोई पेशेंट अपने घर सही होके पहुंचता है, जो सोसाइटी से प्रेशर मिलता है वो भी एक बीमारी ही मिलती है उसको। तो इन चीजों से भी जूझ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में क्या सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो ये है कि उसका जो है सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। अभी भी उसको सांस प्रॉपर नहीं आ रही होती है, नींद नहीं आ रही होती है, डाइजेशन खराब हो चुका होता है, भूख नहीं लग रही होती है, नींद नहीं आ रही होती है, हमेशा एक पैल्पिटेशन फीलिंग रहती है। ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स है। और इसके साथ में थकान बहुत ज्यादा फील हो रही है, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, बीमारियों से लड़के, सराउंडिंग से लड़के, सोसाइटी से लड़के, अपने खुद की मेंटेलिटी से लड़के थक चुकी है। आप चौतरफा लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, तो बहुत ज्यादा बॉडी वीक हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स उसमें रहते हैं। तो पोस्ट कोविड रिकवरी कैसे? देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें
कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से सेल से मिलकर बनी हुई। विभिन्न प्रकार के सेल्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कोई भी बॉडी बनती है। तो ये जो बॉडी आपकी है वो अलग अलग सेल्स हैं, ठीक। इन सभी सेल्स का यूनाइट फॉर्म आपकी बॉडी है। कोई भी सेल का सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो होता है वाटर। सभी सेल्स को अपने फंक्शंस नॉर्मली करने के लिए वाटर चाहिए होता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म के अंदर की बात करें या फिर एक्सोप्लाज्म की बात करें। सेल्स का हर पार्ट पानी का बना हुआ है और उसको पानी चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन की स्थिति रहती है तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर सकती, चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन दे दीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन ट्रैवल भी वही वाटर मीडियम में करने वाला है, चाहे फिर वो ब्लड में हो, सीरम में हो, किसी भी फॉर्म में आप समझ लीजिए। तो जो भी काम होने वाला है वो वाटर से होने वाला है। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना चाहिए, आपको हाइड्रेशन का रखना चाहिए। ये हाइड्रेशन पोस्ट कोविड भी है, प्री कोविड भी है, ड्यूरिंग कोविड भी। अगर आपको कोविड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इन्फेक्ट ना हो तो आपको सबसे पहले हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। देखिए अभी ताजा ताजा ये एक WHO के द्वारा बताई गई बात है कि अब वायरस जो है वो एयरबॉर्न, ठीक है, अब कोविड एयरबॉर्न हो चुका है। तो इट मींस कि आप मास्क से भी सेफ नहीं है, आप मास्क लगाने के बाद भी सेफ नहीं, क्योंकि आप सांस तो लोगे ना, सांस में एयर ही जाने वाला है। और मास्क कोई भी हो वो किसी भी वायरसेस को कितनी देर रोक सकते हैं, और इतना ज्यादा पैक आप नहीं कर सकते अपने आप को कि आप जो है वायरस से इन्फेक्ट ना हो। तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आप इन्फेक्ट ना हो। तो पूरे पूरे 100% चांसेस है, आप जहां भी बैठे हैं, जिधर भी हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब नहीं हो सके या नहीं हो, इसके लिए क्या करें। देखिए इम्यूनिटी कोई एक चीज नहीं है, विटामिन सी खाने से या जिंक खाने से आपको इम्यूनिटी नहीं आ जाने वाली है। या मैं बोलूं कि भाई मैं अनुलोम विलोम करता हूं या मैं किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करता हूं तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। विटामिन डी लेने से मेरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है, विटामिन ई लेने से मेरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है, सूरज के नीचे बैठ जाने से मेरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है। तो किसी भी तरीके से मेरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है, किसी एक तरीके से इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली। अगर मैं कॉम्बिनेशन करूं बहुत सारी चीजों का तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ती। ये इम्यूनिटी केवल शारीरिक नहीं होनी चाहिए, ये इम्यूनिटी मानसिक भी हो। आप केवल शरीर नहीं है, आप मन भी है, आपका ब्रेन भी है, और ब्रेन के अंदर माइंड भी है। तो इन सभी के अंदर आप इम्यून होते हो, कोई एक चीज इम्यून नहीं कर सकते हो आप। अगर मैं सोचूं कि केवल मेरा हाथ इम्यून हो जाए, बाकी मेरा मुंह इम्यून ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जब इम्यून होगे तो एज अ होल होगे। आपके अंदर आप हो, आपका मन है, आपका जो है ब्रेन है, आपकी ईगोज है, ये सारी चीजें आपको इम्यून करनी। और ये किसी एक चीज से, विटामिन सी से नहीं होने वाली। आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी, आपको अच्छा सोच रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिविटी अंदर रखनी होगी, तब आप इम्यून हो सकते हो। अगर आप निगेटिविटी में रहोगे, और कितना भी आप न्यूट्रिशन ले लीजिए, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लीजिए, कोई गोली खा लीजिए, कोई दवा पी लीजिए, कोई काढ़ा ले लीजिए, अगर आप निगेटिविटी के अंदर हैं तो आप इम्यून नहीं होंगे। ये बात एकदम सत्य है, इसको कोई जुटला भी नहीं सकता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काढ़े पिए, अनेक प्रकार के काढ़े पिए, अनेक प्रकार की दवाइयां खाई, अनेक प्रकार के मल्टीविटामिन लिए, क्या वो इम्यून हो सके? नहीं हो सके। मास्क लगा रहे थे, घरों के अंदर बैठे हुए थे, घरों के अंदर छुपे हुए बैठे हुए थे। ऐसे लोग थे जो घरों के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन वो पॉजिटिविटी नहीं थी, वो बीमारी से लड़ने का जज्बा नहीं था, वो बीमारी से बाहर आने का जज्बा नहीं था। उनको लगता था, वो श्योर थे कि वो इन्फेक्ट होंगे, इसलिए वो इन्फेक्ट हुए। तो इम्यूनिटी कोई एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इम्यूनिटी को बनाने के लिए। कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब रिकवरी में? रिकवरी में देखिए नॉर्मली 20 से 25 दिन तो लगने चाहिए। जैसे इन्फेक्शन खत्म हुआ है व्यक्ति का, जैसे ही वो नेगेटिव होता है तो विद इन 20 डेज जो है रिकवरी हो जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो इट मीन्स कि जो है उसको फिर थोड़ा सा सीरियस एफर्ट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब कितने मतलब अगर वो 20 दिन बाद रिकवर हो गया है तो क्या उसको कोविड दोबारा होने के चांसेस चले जाते हैं या दोबारा हो सकता है? देखिए अगर कोई भी व्यक्ति रिकवर हो जाता है तो इसमें उसको खुश होने की जरूरत नहीं, वो फिर इन्फेक्ट हो सकता है और 20 से 25 दिन बाद वो दोबारा इन्फेक्ट होता है। तो यही चीज आपकी, सॉरी प्लीज गो ऑन। देखिए वैसे तो
थ्योरी ये कहती है कि 6 महीने तक आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते, 6 महीने तक आप इन्फेक्ट नहीं होते। लेकिन मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप 6 महीने तक जो है सर्वाइव कर सके अच्छे तरीके से, है ना। आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी क्योंकि आप भूखे बैठे हुए हैं, आपने बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया है, या आपने अपनी लाइफस्टाइल खराब नहीं की है, आपने लेट नाइट वॉचिंग नहीं की हुई है, ऐसा आपने नहीं किया है, इसलिए आप ये सब करने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे ही आप ठीक होंगे आप ये सब करेंगे और मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आप 20-25 दिन बाद फिर इन्फेक्ट होने वाले हैं, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। अब हम आते हैं उस चीज पे जो अभी करंट में चल रही है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के क्या इफेक्ट होंगे, क्या फायदे होंगे, और कितना खुल के आदमी उसके बाद रह सकता है, या उसके बाद ऐसा होगा कि वो इन्फेक्ट ना हो, अगर इन्फेक्ट हो भी तो मतलब ज्यादा उस लेवल तक इन्फेक्शन ना पहुंचे? देखिए ये बिल्कुल ऐसा है, जो वैक्सीनेशन करना है वो यूं है कि आप हेलमेट लगा के बाइक चला रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा है। जब तक आपके सर पे हेलमेट है, आपको एक्सीडेंट होने पर चोट लगने के चांसेस, गंभीर चोट लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ड्राइव करना ये आपकी कैपेबिलिटी, ठीक है। वैक्सीनेशन जस्ट अ हेलमेट, आपको केवल गंभीर चोटों से बचाने के लिए। अगर आप एक्सीडेंट नहीं चाहते हैं तो सावधानी तो आपको ही रखनी पड़ेगी। इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होगा वैक्सीन से? नहीं, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, लेकिन बस आपकी बॉडी को कुछ एंटीबॉडीज मिल जाएंगी जिससे कि वो लड़ सके छोटे मोटे इन्फेक्शन से। देखिए अगर ऐसा है कि मैंने अगर वैक्सीनेशन करा लिया है और मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हूं जो सारे इन्फेक्टेड हैं, इट मींस कि अब मेरा वैक्सीनेशन किसी काम का नहीं, वहां पे मेरा वैक्सीनेशन फेल हो जाए। यहाँ पर मुझे सावधानी रखनी है कि मुझे लोगों के बीच में नहीं जाना। वैक्सीनेशन एक हद तक मेरी हेल्प कर सकता है, वो मेरा सुरक्षा कवच नहीं बन सकता है, बस एक सहायक हो सकता है बस। तो जैसे आपने बताया कि एक हेलमेट पहनने के बराबर है, तो जिसको एक वैक्सीन लगी है कितने दिनों बाद उसकी एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है लगभग? क्या प्रोसीजर क्या देखिए होता है इसका? जैसे ही आपको वैक्सीनेशन होता है, जैसे ही आपके अंदर वैक्सीन पहुंचता है, वैसे ही आपकी बॉडी एक प्रोसेस से गुजरती है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिसीज से लड़ना। वैक्सीन एक आर्टिफिशियल डिसीज है जो आपके अंदर प्रोड्यूस की जाती है और आपकी बॉडी उससे उसके खिलाफ फिर लड़ने के लिए कुछ एक्शंस करती है, जिसके फलस्वरूप एंटीबॉडीज बनती है, जो कि एक सेफ प्रोसेस होता है। इसलिए जैसे ही आपको वैक्सीन लगता है वैसे ही आपको बुखार आ जाता है। जैसे ही आपको बुखार आया या कोई भी कंप्लेंट आपके साथ में हुई, इट मींस कि आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ अब रिएक्ट किया है और अब एक अच्छी प्रोसेस शुरू होने वाली है जो कि आपको बीमारी से बचाएगी, इस बीमारी से बचाएगी। तो प्रोसेस तो तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वैक्सीनेशन आपके अंदर गया है, प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब कितने दिन कहेंगे, या फिर कि मतलब आदमी को ये लगे कि हाँ वो ठीक है? जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि कोई वैक्सीन लगवाता है और उसको 2 दिन के बाद बुखार आना शुरू हो जाता है, और फिर देन ही हैज टू वेट फॉर लाइक 28 डेज और 30 डेज फॉर द नेक्स्ट डोज, और उसके बाद फिर बुखार आना शुरू हो जाता है। देखिए वैक्सीन करने के बाद में कम से कम लोगों को 10 दिन तो वेट करना चाहिए, ठीक है। 10 दिन तक तो थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए उनको, ताकि बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं उनसे शरीर जो है गुजर सके और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में गुजर सके। ऐसी इस चीज का इंश्योर करना चाहिए 10 दिन तक। उसके बाद में ठीक है, अब आप लड़ सकते हैं। 10 दिन तक तो थोड़ा सा इंश्योर करना चाहिए कि आपको एक सेफ एनवायरनमेंट। अब डॉक्टर साहब हम बात करेंगे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये जो नया आ रहा है इसको भी महामारी घोषित कर दिया गया है हमारे इंडिया में भी, और बाहर कंट्री में भी इसको महामारी घोषित कर दिया। तो क्या ये भी एक ट्रांसफरेबल डिसीज है, या फिर ये भी छुआछूत वाली बीमारी है कि किसी को ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस है तो दूसरे को भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या क्रीम फंगस या ये रेड फंगस, जितने भी फंगस है वो इस तरीके से नहीं होने वाले हैं। और अगर ऐसे होते भी हैं तो मैं आपको बोलूं कि फंगसेस हर जगह है, ठीक है। ये कहीं विशेष जगह पर नहीं है कि भाई मुझसे ही किसी को लगेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके अंदर ऑलरेडी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आपकी बॉडी अभी उसको अलाउ नहीं कर रही है। आपकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही है ग्रो करने के लिए। फंगस क्या है? ब्रेड पर लगता है, वो भी तो फंगस ही है, वो भी एक तरीके का फंगस है।
किसी भी नमी वाली जगह पर जो उत्पन्न होता है वो भी फंगस ही है। तो फंगस तो अपने आप ही जैसे ही उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो सब जगह है, उसके स्पोर्स सब जगह है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो डेवलप हो जाएगा। अभी जो ब्लैक फंगस का जो इशू आया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से होने वाली बीमारी, अमूमन ये हॉस्पिटल्स में मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से होता है। अगर आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि व्यक्ति को यूज किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसकी हाइजीन पर हम ध्यान ना दें तो ये कंप्लेंट होती है। अभी जो ब्लैक फंगस जो अभी देखने को मिला, कोविड फेज में जो देखने को मिला, वो ज्यादातर मास्क की वजह से होना दिखाई दिया, कि वो मास्क की वजह से आ रहा था। मास्क की वजह से क्यों आ रहा था? क्योंकि वो जो उसमें ऑक्सीजन को हाइड्रेट करने के लिए जो वाटर इस्तेमाल किया जा रहा था, वो या तो टेप वाटर इस्तेमाल कर रहे थे, या कोई भी इन्फेक्टेड वाटर था, या वो मास्क ही किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल कर लिया गया था, या वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट किसी गलत व्यक्ति का इस्तेमाल, इन्फेक्टेड व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस वजह से ये जो है स्प्रेडिंग, इसकी स्प्रेड इस वजह से हो रहा था, और इस वजह से ये महामारी बना, क्योंकि उस समय में मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा हो। अब हम आपके स्कोप पर आते हैं। आपका स्कोप है होम्योपैथिक का। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी कारगर है? आपका सक्सेस रेट क्या रहा अपने पेशेंट्स के लिए, कुछ बताएंगे? देखिए, होम्योपैथी का स्कोप यूं है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो। देखिए, मैंने अभी तक ये बताया कि इम्यून सिस्टम कोई एक चीज नहीं है, इम्यून सिस्टम बहुत कुछ है। ठीक है, आपका माइंड, ब्रेन, बॉडी, फिजिकल एक्टिविटी, सोसाइटी, सोशल एक्टिविटी, ये सभी मिलकर आपको इम्यून करती है। आपका विल, इमोशंस, ये भी आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन इन सभी चीजों को बेहतर बनाने में आपका हेल्प करता है। होम्योपैथी ये बिलीव करती है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, और किसी भी एक डिसीज के लिए किसी भी एक व्यक्ति को एक ही मेडिसिन जाएगी। हर व्यक्ति के लिए, अगर मान लीजिए किसी को कोविड हो गया है, तो हर व्यक्ति के लिए होम्योपैथी अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। उसका मेंटल मेकअप अलग है, उसका सोशल मेकअप अलग है, उसका फिजिकल मेकअप अलग है, उसका जेनेटिकल मेकअप अलग है। दो जुड़वा लोग भी दो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल नहीं होता। हमने कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हमने देखे हुए हैं जिनका पूरी बॉडी एक है लेकिन दो ब्रेन है। इट मीन्स कि वो दो लोग हैं, और वो दो लोगों की तरह बिहेव भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर एक होता है लेकिन बॉडी दो होती है, और वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको दो इंडिविजुअल्स ही माना जाता है। ऐसी कंडीशन में उन दो लोगों के लिए भी दो डिफरेंट मेडिसिन होंगी, चाहे वो भले एक मुंह से जा रहे, लेकिन दोनों के लिए दो डिफरेंट मेडिसिन। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पर बिलीव है, और इंडिविजुअलाइजेशन हमेशा एक वेलबींग लेकर आता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअलाइज कर देते हो, तब आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, उसकी बीमारी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, और वो किस तरीके से सही होगा इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। इसी पर होम्योपैथी बेस्ड है। इसको बोलते हैं हम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जो भी चीज बीमारी पैदा कर रही है, उससे उसी के जैसी सिमिलर चीज बीमारी ठीक भी कर देगी, या जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उसी सिम्टम्स, उन सिम्टम्स जैसी सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाली चीज उस बीमारी को ठीक भी कर देगी। ठीक है, इसको इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। तो हम होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन पर वर्क करते हैं, और हमने इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक किए। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम ब्लैक फंगस ठीक करते हैं। हम ये बोलते हैं, जब कोविड जो है इंडिया में प्रवेश भी नहीं हुआ था, तब हमने एक मेडिसिन बताई थी सिम्टम पर बेस्ड, आर्सेनिक एल्बम, जो कि प्रिवेंट कर रही थी, और आज भी प्रिवेंट कर रही है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो केवल आर्सेनिक एल्बम लेकर उन्होंने पेशेंट्स को देखा है। तो
इंडिविजुअलाइजेशन इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। और हम लोगों ने अभी अपने क्लिनिक से बहुत सारे पेशेंट हम ठीक कर रहे हैं जिनको की जो है ऑक्सीजन तक सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 85% अगर SpO2 चल रहा है तो हमने पेशेंट हैंडल किए, अपनी क्लिनिक पर बैठकर हमने पेशेंट हैंडल किए, हमने ऑन कॉल जो है अपने पेशेंट्स हैंडल किए हैं। तो हम होम्योपैथ्स तो इसको ज्यादा जो है तवज्जो नहीं देते हैं, हम इसको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी नहीं मानते। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी भी आम तरीके की बीमारी है जो कि इजीली हैंडल की जा सकती है अगर हम इसको इस एंजाइटी को भी समझ। हम अगर इस बीमारी में जो एंजाइटी है उसको भी एक डिफरेंट सिम्टम माने तो इसको बहुत इजीली जो है हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी से बड़ा बीमारी का भूत है। तो कितना सक्सेस रेट रहा सर आपका पेशेंट रिकवरी में? सक्सेस रेट पेशेंट रिकवरी में कितना रहा आपका? सक्सेस रेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आई गेस 90% सक्सेसफुल रेट रहा होगा। 90% इज अ बिग परसेंटेज। 90% बहुत बड़ा परसेंटेज है। शायद एलोपैथी में अभी तक जो एलोपैथी या किसी भी अन्य पैथीज में इतना सक्सेसफुल रेट नहीं रहा होगा जितना कि होम्योपैथी में रहा है। होम्योपैथी ने बहुत ज्यादा पेशेंट क्योर किए और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेशेंट्स कहते हैं। विद इन 7 days रिकवरी होती है। पेशेंट को सिम्टम आना शुरू होता है, हम उसका टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव निकलता है, हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। विद इन 7 days वो जो है रिकवर होता है और उसके बाद में पोस्ट कोविड जैसा कुछ नहीं रहता। पोस्ट कोविड जैसा कुछ नहीं होता, केवल पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस यहाँ एलोपैथी में देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जैसा कुछ नहीं होता। अगर पेशेंट को हमने इंडिविजुअलाइज करके होम्योपैथिकली ट्रीट किया हुआ है तो फिर उसके बाद में पोस्ट कोविड जैसा कुछ नहीं होता। पेशेंट अपना रिकवर करता है और अपनी नॉर्मल नेचुरल लाइफ में जाता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हाँ देखिए, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर स्कोप लिमिट होता है। होम्योपैथी का भी एक स्कोप लिमिट होता है। वो टाइम होता है जबकि कुछ विशेष इरिवर्सिबल चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, ये कोई फोकल चेंजेस, फोकल डेथ हो गई हो, सेल्स जो है डेड हो गए हो, ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी लिमिट हो जाती है, लेकिन स्कोप तब भी बना रहे। तो एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि अभी देखिए, अभी हम बीमारी से बाहर नहीं निकले, अभी भी सबको डर है, चाहे वो कोविड-19 का डर हो, उसके बाद वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो। तो एक नॉर्मल एक लेमैन को किस तरह से अपनी लाइफ जीनी चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, एक नॉर्मल ले पीपल को सबसे पहले तो पॉजिटिविटी एक्वायर करनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो इट मींस कि आप जो है बहुत अच्छे से फाइट करने वाले हो किसी भी सिनेरियो, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, सोशल हो, कोई भी सिनेरियो हो। अगर आप पॉजिटिव हैं तो और खुद पर विश्वास करते हैं तो बहुत जल्दी आप जो है इसको फाइट कर सकते हो। दूसरा, जो विशेष सावधानियां हैं उनको रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल डिस्टेंस रखते हो तो ये बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंस रखना बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंस केवल फिजिकल नहीं, आपको सोशल डिस्टेंस साइकोलॉजिकल भी रखना। साइकोलॉजिकल भी आप थोड़ा सा दूर रहें, लोगों की निगेटिविटी को अपने पास ना आने दें, लोगों के कष्टों को आने दें, लेकिन लोगों की जो निगेटिव सोच है उसको ना आने दें। अक्सर ये होता है कि हम फोन लगाते हैं, सामने वाला बोलता है यार बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरा हाल, और आप बोलते हो हाँ यार बुरा तो है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपका मन मान लेता है कि यार बहुत बुरा हाल। इंदौर में हाल बहुत खराब है। वहां पे लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं, और आप परेशान हो गए कि भाई मैं जो है दिल्ली में रहता हूँ यार, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल होता है, और आपकी जो है निगेटिविटी आ जाती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग केवल फिजिकल नहीं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी डिस्टेंसिंग रखनी है, विशेष तौर पर निगेटिविटी से। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, इन शब्दों की वजह से अपने जो मानवता जो होती है ना उसको खत्म कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का कोई मुख्य सदस्य है, वो बीमार हो गया तो आपने आइसोलेट करने के नाम पर उसको अकेला छोड़ दिया। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं।
आइसोलेशन का मतलब है जो बीमार व्यक्ति है उसको ऐसा वातावरण देना कि वो रिकवर हो सके, ना कि वो ये सोच ले कि अब मेरा मरना तय है और अब ये मेरी मौत सही है। तो इस तरीके से आइसोलेशन का मतलब ये नहीं। आइसोलेशन का मतलब है कि उसको मानसिक दृढ़ता उसकी बन सके, आप उसको फील हो कि नहीं अब उसको रेस्ट की आवश्यकता है। इस तरीके का माहौल प्रोवाइड करना आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब वो नहीं है जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे और जो हम मान रहे हैं। बीमार व्यक्ति हुआ, उसको आपने एक कमरे में अंदर कैद कर दिया और उसको खाना सरका के दे रहे हो आप, ये आइसोलेशन नहीं। तो सीधी सी बात है कि हमें पॉजिटिविटी रखनी है। एग्जैक्टली विशेष तौर पर आपको पॉजिटिविटी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। न्यूट्रिशन का ध्यान तो रखना ही है ऑब्वियसली। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को नहीं भूलना है। बॉडी को न्यूट्रिशन से ज्यादा हाइड्रेशन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में हाइड्रेशन, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन। ये इस चीज को हमको समझना हो। तो अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप एकदम सेफ रहने वाले हैं। और इस बात को मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी थर्ड वेव आने की बात हो रही है। मेरा अगला सवाल यही सवाल था मेरा अगला कि थर्ड वेव का क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए थर्ड वेव की तैयारी हो चुकी है, लोग अच्छे खासे डरे हुए हैं, तो इट मीन्स की थर्ड वेव तो आने वाला है और जल्दी ही आएगा, क्योंकि इस बार बच्चों पर इन्फेक्शन आएगा, इस तरीके की बात आई है। तो ऑब्वियसली आदमी बच्चों के लिए तो ज्यादा घबराता है, तो ये चीज बहुत जल्दी आएगी और जरूरत से ज्यादा जल्दी होगा ये। तो ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप बस इन कुछ फॉर्मूलाज को ध्यान रख लेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, सोशल डिस्टेंसिंग, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव आपको छू नहीं पाएगी। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि बच्चों को ज्यादा दिक्कत होने वाली है, या फिर अभी तक हमने जितना देखा फर्स्ट फेज में जो बुजुर्ग थे 40-50 साल के ऊपर थे, 60 साल के ऊपर थे, उन लोगों की ऊपर अच्छा खासा अटैक हुआ। अभी इस वाली वेव में हमने देखा कि 18 साल से ऊपर वालों का ऊपर अटैक हुआ और कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, मतलब 30-40 साल की उम्र के लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब ये एक रिवर्सिबल चल रहा है, 60 साल से 40 साल, 40 साल से 18 साल, अब वो बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या होने वाला है कि बच्चों को संभल के रहना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है? नहीं, मैं इसको साइकोलॉजिकल ड्रामा नहीं कहूंगा। मैं ये बोलूंगा कि हाँ परेशानी है। मैं ये बोलूंगा कि हाँ जंगल में शेर दहाड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके घर में घुसे। तो बच्चों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस? ना 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 ना, देखिए बिल्कुल भी कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्पेशल करने के लिए जाते हैं ना तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। सेम फॉर्मूला है जो फर्स्ट टाइम था वो आज भी है। सोशल डिस्टेंसिंग, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीजन, बस इसके अलावा अब कुछ नहीं करना है। ना कोई मेडिसिन लेनी है, ना बच्चों को कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, अगर आप कोविड-19 से इन्फेक्ट नहीं हुए तो कम से कम आप मेडिसिन से तो इन्फेक्ट हो ही जाओगे, अगर आपने कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मत कीजिए आप। अगर वायरस हो भी जाता है, आ भी जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बॉडी कैपेबल है कि किसी भी डिसीज से लड़ सके, बशर्ते आप उसको समय दें। थोड़ा सा समय दीजिए आप उसको। जब आपकी शरीर को लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता हो तब उसको लाइफ सपोर्ट दे दी जाए। और जब देखिए अगर आपको सांस नहीं आ रही तो केवल आपको सांस की आवश्यकता है, ठीक समझ लें। अगर आपके ब्रेन पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उसको ब्लड सर्कुलेशन देने की आवश्यकता है। ये केवल लाइफ सपोर्ट है, इतना ही करना होता है। अगर बहुत ज्यादा कुछ विशेष हो जाए और अगर सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो रिकवरी हो जाती है। ये इतना सिंपल है। हम इसको बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं। जितना ज्यादा आप इसके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में घुसने की कोशिश करेंगे, ये उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाता है। देखिए फियर में और फ्राइट में देखिए 3 शब्द होते हैं, अलर्ट होना, फियर होना और फ्राइट होना। अलर्ट होने का मतलब है कि मैं अलर्ट हूं, अगर जंगल में जाता हूं तो मैं अलर्ट रहता हूं कि जंगल में शेर हो सकता है, ठीक है।
लेकिन मैं जंगल में जाता हूँ और अपने जो विभिन्न काम होते हैं वो कर लेता हूँ, लेकिन मैं अलर्ट रहता हूँ कि कहीं से कोई शेर आए तो मैं अपनी बचाव कर सकूं। इस सब की व्यवस्था भी रखता हूँ, अन्यथा मैं जंगल नहीं जाता। इसको अलर्ट होना कहते हैं। दूसरा शब्द आता है फियर होना। मैं जंगल में हूं, शेर ने दहाड़ा और मुझे डर लगा, क्योंकि वो शेर है और मैं इंसान हूं, इसलिए मुझे डर लगा और मैंने अपना बचाव करने की व्यवस्था कर ली। इसको फियर कहते हैं। अब होता है फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है कि जंगल में शेर है, मैं अपने घर में बैठा हूं और दरवाजा बंद कर लिया है कि कहीं शेर दरवाजा तोड़ के मेरे घर में ना घुस जाए, और इस वजह से मैं थर थर कांप भी रहा हूं। इसको फ्राइट बोले। अगर आप अलर्ट हैं तो इट इज गुड, अगर आपको फियर है तो ठीक है, लेकिन फ्राइट ना होनी, फ्राइट नहीं आना चाहिए। आप इतने ना घबरा जाएं कि एक काल्पनिक बीमारी आपको, और सबसे ज्यादा दुखद यही है, सबसे ज्यादा दुखद यही है कि जो भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, हुई हैं, मैक्सिमम उसमें जो पॉपुलेशन थी वो हमारे डरे हुए भाइयों की थी। वो डरे हुए थे और इस वजह से वो कैजुअलिटी उनके साथ में हुई, उन परिवारों को वो दुख झेलना पड़ा। ये बड़ा ही दुख का विषय है कि एक केवल फ्राइट की वजह से ऐसा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जो ये बातें हैं मतलब काफी कुछ मोटिवेटिंग है। ऑफकोर्स हमारे अगर कुछ व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें, जैसे आपने कहा कि 7 दिन के अंदर रिकवरी हो जाता है, ठीक हो जाता है बंदा, अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, दवाई वगैरह लेना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आपके आसपास कोई भी होम्योपैथ है तो आप अपने होम्योपैथ के पास जाइए। कोई भी आपके करीबी होम्योपैथ है तो आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। सभी होम्योपैथ्स कैपेबल हैं और सभी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसको सराहना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि अभी तक नहीं सराहा गया है। इस चीज को थोड़ा सा उनको कंसिडर करना चाहिए कि होम्योपैथ्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज को लेकर, और हर दिन कुछ नया फेस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत का काम होता है हर एक पेशेंट के लिए एक नई मेडिसिन खोजना, एक बंडल ऑफ मेडिसिन में से एक नई मेडिसिन निकालना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत मेहनत कर रहे हैं होम्योपैथ्स। मैं उन सभी होम्योपैथ्स को जो है दिल से प्रणाम करूंगा और उनकी मेहनत को जो है बहुत ही सराहूंगा। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा। और अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है तो ऑब्वियसली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी किसी भी समय हेल्प कर सकता बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आप हमारे चैनल पर आए और आपने इतना सारा ज्ञान हमें दिया। और सबसे अच्छी चीज जो थी, वो जो डर था, थोड़ा सा वो डर हमारा कम हुआ, क्योंकि जैसा आपने बताया कि फियर जो है वो नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर, फाइट करनी ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत फियर है तो चल जाता है, बट अलर्ट हमें रहना है। तो थैंक यू हूँ। सर, थैंक्स अ लॉट। अलर्ट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। और उम्मीद है दोबारा आपसे मुलाकात हो। नमस्कार।